आप सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज 28 अगस्त है, देर रात्रि, और हम लोग कवि, उपन्यासकार, आलोचक और अनुवादक अनामिका जी पर कवि एकाग्र की इस 12वीं कड़ी में उपस्थित हैं। आज देखते देखते अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की इस 12वीं कड़ी में हम लोग आ पहुंचे हैं। उनके जन्मदिन 17 अगस्त से यह एकाग्र अनवरत चलता आ रहा है। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, भावुकों का, वक्ताओं का, अन्य लेखक मित्रों का, अनामिका जी का, उनके परिवारजनों का। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग उन्नयन अमिताभ जी को सुनेंगे। कल हमने उत्कर्ष अमिताभ जी को सुना था। कल हमने अनामिका जी के ज्येष्ठ पुत्र को सुना था। आज हम उन्नयन अमिताभ के रूप में अनामिका जी के कनिष्ठ पुत्र को सुनेंगे। उन्नयन अमिताभ साथियों, इक्विटी फाइनेंस ट्रेडर हैं, एमबीए कैंडिडेट हैं और ब्लैक रॉक ग्लोबल मार्केट्स के वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष हैं, गिटार बजाते हैं। अपनी मां का उन पर कैसा प्रभाव पड़ा, एक रचनाकार व्यक्तित्व से वे किस तरह प्रभावित हुए, बतौर एक पुत्र, बतौर एक इंसान, इस पर वे संक्षेप में बातचीत करेंगे। हांगकांग से उन्होंने अपने दो वीडियो संदेश हमें भेजे। मित्रों, आप सभी या आप में से अधिकांश जानते हैं कि मैं इन दिनों गोरखपुर में हूं और आज 28 अगस्त का एक बड़ी शख्सियत से संबंध भी है। रचनाकार तो खैर ग्लोबल होता है, पूरे विश्व का होता है, अपने सभी प्रिय पाठकों का होता है, उन आलोचकों का होता है जो उन्हें नापसंद भी करते रहे हैं। आज ही के दिन 28 अगस्त को 1896 में फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। इसी गोरखपुर में उनके कविता संकलन गुले नगमा के लिए वर्ष 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया और बाद में इसी कृति पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और उससे भी, उन अनुभवों को भी बड़ी ईमानदारी से अपने लिखे में दर्ज किया। अनामिका जी पर आने से पूर्व फिराक गोरखपुरी जी की उनके 3 शेर, उनकी एक गजल से सुन लेते हैं, फिर हम लोग अनामिका जी पर लौटते हैं। फिराक कहते हैं, मित्रगण जुड़े हुए हैं तो एक बार मुझे तसल्ली के लिए बतला देंगे देवांशु पाल जी, आवाज आ रही है ना, ताकि मैं भी निश्चिंत हो सकूं। देवांशु जी कष्ट कीजिएगा। फिराक लिखते हैं, ए नर्म नर्म हवा, ए नर्म नर्म हवा, झिलमिला रहे हैं चराग, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दिमाग। दिलों को
तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई। उपन्यास का आलोचक और अनुवादक। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चराग। और इसी गजल का यह शेर, दिलों में दागे मोहब्बत का अब ये आलम है, दिलों में दागे मोहब्बत का अब ये आलम है कि जैसे नींद में डूबे हों पिछली रात चराग, कि जैसे नींद में डूबे हों पिछली रात चराग। मित्रों, आज की इस कड़ी के लिए जब एक पुत्र अपनी मां पर बात कर रहा है, दोनों स्वतंत्र शख्सियतें हैं, मगर संबंध का अपना एक महत्व है और कहिए कि उसकी अपनी एक खास जगह है। तो ऐसे में उनयन अमिताभ के लिए, उनके संवाद के लिए जो मुझे उपयुक्त शीर्षक जान पड़ा, उसे साझा करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए कार्ड में भी आप उसे पढ़ सकते हैं। मैंने टाइटल रखा, अनामिका मां स्वयं एक अनुष्टुप है। मां स्वयं एक अनुष्टुप है। अनुष्टुप एक बेहद पुराना, बेहद सरल, सरस वार्णिक छंद, जिसमें हमारे आदि महाकाव्य रचे गए। रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मां निषाद, वाल्मीकि के कंठ से करुणा के जो स्वर फूटे, इसी अनुष्टुप छंद में फूटे। जिस तरह से रामायण, महाभारत और वेदों में भी, पुराणों में भी इस छंद का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद का वह बेहद महत्वपूर्ण है, रेखांकन योग्य है। तो ये जो करुणा है, यह जो ममत्व है, इसकी परिव्याप्ति भी ऐसी ही है। अनुष्टुप छंद की जो सरलता और सरसता है, ममत्व भी कुछ ऐसा ही सरल और सरस है। अनामिका जी के इसी नाम से जो कविता संग्रह है अनुष्टुप, उससे भी हम सभी परिचित हैं। तो मित्रों, अब हम लोग, चूंकि वक्त भी काफी हो चला है, तो अब हम लोग सीधे उनयन अमिताभ को सुनते हैं। मगर मुझे लगता है कि उनको सुनने से पूर्व एक कविता अनामिका जी की लिखी हुई सुना दें। अंगा एक कविता है जो उन्होंने कुछ एक कविताएं बच्चों पर लिखी हैं, अपने पुत्रों के बहाने भी लिखी हैं। कल भी हमने कुछ एक कविताएं उत्कर्ष के भी कार्यक्रम में सुनाई थी। तो आज उनयन को सुनने से पूर्व उनकी मां अनामिका की उन्हीं पर लिखी एक कविता सुनते हैं, अंगा। चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिस बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका ग, घड़ा गमले से गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा
लुढ़कता हुआ उसका घर अंगा पर आकर थमक जाता है। उससे नहीं सजता, उससे नहीं सधता अंग। अंगा के डर को वह समझता है मां, और उसकी बिंदु को कहता है बेटा, जो उसके आगे लगाते हैं। मां बेटे सधते नहीं उससे, मां बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें साधने की अनवरत सी साधना में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा का। बेहद महत्वपूर्ण कविता, और क्या संयोग कि यह कविता उनके इसी अनुष्टुप संग्रह में संकलित है। तो आइए कुछ और बातचीत करेंगे, मगर पहले हम उन्नयन अमिताभ का एक वीडियो संदेश सुनते हैं। आप लोग जुड़े रहें। Hello and namaste from Hong Kong. I am Unayan Amitabh. I'm Dr. Anamika's youngest son, here to share a few words about my mom. My mom's been a constant source of inspiration and learning throughout my life, in all of my endeavors, academic, professional, or artistic ones. In fact, I'll share an anecdote about the artistic endeavors and how I got onto that path. Many moons ago, I think I was 10, and just in passing, I'd mentioned to my mom that, hey, maybe guitar is something I could be interested in, I might want to learn. And like any other 10-year-old, or like most other 10-year-olds, I myself forgot about it. In a few weeks, my mom was in Goa for a poetry conference, and when she returned, and this was around Christmas time, when she returned, there it was, the dearest surprise I've ever received. Secured by her anchals and her saris, tucked away nicely in the guitar case, my first ever guitar that she got me. And that was a transformational moment for me personally, because that's when I picked up the instrument, and 20 years later, there hasn't been a single day I haven't played. So my journey in the world of art is entirely due to my mom. And I'm so grateful that I got into that path, because it's a source of immense satisfaction for me. But it tells you a little about what kind of a person she is, and how genuinely caring and affectionate and present she is, and how the littlest detail that can easily be lost in translation is never lost on her, and she manages to capture it all, either in her writing or in her conversations with me and my brother, or in a gesture, like bringing that guitar on a busy trip, just because I might have mentioned it in passing. जी, शुक्रिया उन्नयन। और इनका एक और संदेश है, उसे भी हम सुन लेते हैं, इसके बाद कुछ और बातचीत करेंगे। क्योंकि ये हांगकांग में है और इन्हें जुड़ने का और विस्तार से बातचीत करने का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हैं और नौकरी भी। Me or my brother or dad or family in general, but to anyone and with any conversation or interaction she has, you notice that her level of empathy is extremely high, and that's been inspirational for my brother and I consistently
And it's something we try and model to view the world with the empathy that she personifies. One of the luxuries of growing up with a mom who's a writer is that there are no shortage of stories. And every night I demand a story before going to bed, and my demands were also very bespoke. I wouldn't want anything that was in a book that I might have been reading or that was in my study already. So every time I made such requests, within 10 seconds, she'd start telling me a new story. I would love it, and by the end of it, I'd ask, hey, what was the name of the story? I really liked it. And she'd give it a name then. Turns out those stories, my favorite stories, were the ones that she had created on the spot. That blew my mind early in life. And very early in life opened my eyes and ears to improvisation, which is such a critical part of art. In fact, that's what differentiates art from sports. There are no rules, right? So growing up, both my brother and I, our life was full of interesting anecdotes like this, which were transformational in the way we looked at life and looked at art, looked at literature, looked at music, and looked at learning in general. In fact, another anecdote that comes to mind is her poem, one of my all-time favorite poems of hers, Homework, which was inspired and manifested into such a wonderful piece of poetry, largely as a consequence of anecdotes like this, her helping me and my brother through our homework, helping us learn the subject, apply it, and bonding over that homework. What a special moment. So yeah, both of us are incredibly blessed and fortunate to have had such a lovely upbringing, and yeah, we're very, very grateful to our mom. And thank you for allowing me to share some of these anecdotes. जी शुक्रिया, शुक्रिया उन्नयन अमिताभ जी हमसे जुड़ने के लिए। और मित्रों, आपने सुना कि किस तरह अनामिका जी एक साथ कविता सम्मेलन में, काव्य गोष्ठी में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं वहां जाकर, और दूसरी तरफ वहां से लौटते हुए अपने पुत्र के लिए गिटार भी लेकर आ रही हैं, उसे संभालते हुए सुरक्षित अपनी साड़ी से बांधकर। हमने परिचय में भी बताया कि उन्नयन अमिताभ गिटार बजाते हैं। उन्नयन ने यह बात भी की, लर्निंग इन जनरल की, साहित्य हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो या और भी कुछ हो, किस तरह से घर में उन्हें हर समय शिक्षा दीक्षा का एक बेहद आत्मीय माहौल मिला दोनों ही पुत्रों को। कल जब उत्कर्ष की बारी थी, वे अपनी बात रख रहे थे, तो हमने होमवर्क कविता सुनाई थी। वे उन्नयन उस कविता को याद कर रहे हैं अपने संदेश में, आपने सुना। तो इस तरह से जो एक हर स्तर पर जाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने की जो गरज है, वे हम रचनाकार में देखते हैं। यही नहीं, दोनों ही माताओं को, मां जो दिवंगत हो गई कुछ समय पूर्व और सास जो अभी उनके साथ हैं, इन सब के बीच संयुक्त परिवार का जो दायित्व है,
वे संभालती हुई साहित्य को भी समय देती रही, भरपूर समय। पारिवारिक जीवन जिसमें दाम्पत्य है, जिसमें पूरी गृहस्थी है, युगतर पीढ़ी की और पुरखिनों की, उन सभी को लेकर चलने की, और ये कस्बाई संस्कृति है जो अनामिका बार बार अपने वक्तव्यों में भी कहती हैं कि कस्बों में, गांवों में कैसे आग जो है कहीं से भी मांग ली जाती है और कहीं भी चूल्हा जला दिया जाता है। तो अ, वह जो परवरिश उनके भीतर है, वह जो संस्कार है, अ, वह हम देख सकते हैं। इस अवसर पर मित्रों हम कुछ चित्र भी अ, चित्र भी देखेंगे, मगर उसके पूर्व निर्मल वर्मा की कुछ बात करें। उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था कनोडिया महिला महाविद्यालय जयपुर में क्रिएटिव फोरम के अंतर्गत। यह बात 1997 की है, 29 नवंबर 1997। उस व्याख्यान का लिखित रूप इस पुस्तक में आदि अंत और आरंभ में आप पढ़ सकते हैं। साहित्य क्या करता है, क्या करती हैं कलाएं। मैंने अभी संस्कार की बात की, तो निर्मल इस बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं बात करता हूं, और कुछ उनके कहे से अपने लिए भी सबक लेता हूं, क्योंकि अक्सर हम लोग कविताओं को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या भी करने लगते हैं। कुछ इस माध्यम का, कुछ इस मीडियम का जो एक पक्ष है ऐसा, या उसकी जरूरत भी है। मगर कोई भी साहित्यिक रचना, जैसे हमने आज पढ़ी कविता अंगा, या कल हमने होमवर्क पढ़ी थी, तो हर श्रोता उसे अपने तरीके से लेता है। उसके अर्थ उसके लिए अपना विशिष्ट होता है। फिर भी आलोचक हो, समीक्षक हो, अपनी बात करते ही है। बहरहाल निर्मल जी को सुनते हैं उनके इस वक्तव्य में। वे कहते हैं कि यह साहित्य कृति की एक अपूर्व विशेषता है कि वह अपने को पूरी तरह खोलती नहीं, तभी हम उसके पास जाते हैं। हम साहित्य के पास वही ले जाते हैं जो सचमुच हमारे जीवन का अनुभव होता है। यह एक अजीब बात है कि एक कहानी, एक कविता हमें उतना ही देती है जितना हम लेने लायक होते हैं। बस बारीक बात निर्मल लिख रहे हैं कि एक कहानी, यह एक अजीब बात है कि एक कहानी, एक कविता हमें उतना ही देती है जितना हम लेने लायक होते हैं। हम लेने लायक बन सकें, इसके लिए हमारा अपना जीवन बहुत समृद्ध होना चाहिए, और यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। हम जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे उतने संस्कारवान बनेंगे, और हमारे जितने संस्कार परिष्कृत होंगे उतना ही हम पुस्तकों से ज्यादा आनंद, रस और अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात निर्मल लिख रहे हैं कि हम जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे उतने संस्कारवान बनेंगे, और हमारे जितने संस्कार परिष्कृत होंगे उतना ही हम पुस्तकों से ज्यादा आनंद, रस और अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि मरने पर जब पुस्तक प्रेमी सेंट पीटर के पास जाते हैं तो वे पूछते हैं कि इसने जीवन में क्या क्या काम किए, इसे स्वर्ग में भेजें या नरक में। यह भी पूछा कि ये लोग कौन हैं जो किताबों का गट्ठर लिए चले आ रहे हैं।
जब सेंट पीटर को बताया गया कि ये किताबों के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा, इनसे कुछ मत पूछो, इन्होंने वह पा लिया जो स्वर्ग उन्हें दे सकता था, इन्हें अब स्वर्ग की भी जरूरत नहीं, अनकोट। और निर्मल वर्मा अपने इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। पूरा वक्तव्य ही है, अंतिम हिस्से में से ही हमने पढ़ा था। तो किस तरह से जो संस्कार की बात की, या पुस्तकों के प्रेम की बात की, या पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ने की बात की, तो अनामिका का पूरा जीवन, पूरा बचपन उन्हीं पुस्तकों के बीच गुजरा है। मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक, बालपन से लेकर अब तक। और यह बात हम देखते हैं कि उनके बच्चों में भी संगीत हो, लेखन हो, या और कलाओं के प्रति रुझान हो, हम पाते हैं कि कैसे वह आगे विकसित हो रहे हैं, ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। मित्रों, अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस अवसर पर कुछ एक चित्र हम देख लेते हैं, जिनमें अनामिका जी हैं, और उन्नयन तो है ही, चूंकि आज उन्नयन को लेकर ही यह कड़ी प्लान की गई है। और उनके भाई हैं उत्कर्ष, अनामिका जी के पति डॉक्टर बिंदु अमिताभ, उनकी दोनों बहुएं और उस दूसरे परिजन। तो वे कुछ एक चित्र देखते हैं और अंत में एक और कविता पढ़ते हुए बात समाप्त करेंगे। ये देखिए, यह मित्रगण, यह चित्र बिल्कुल जब पैदा ही हुआ था उन्नयन, तो प्रसूति कक्ष में ही जो पुराने कपड़े पहनाते हैं जन्म के तत्काल बाद बच्चे को, तो उसके साथ अनामिका जी अपने छोटे पुत्र के साथ प्रसूति कक्ष में ही। और आगे बढ़ते हैं, यह देखिए अनामिका जी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, और यह पुनः उन्नयन के साथ उनका चित्र, एक किशोर उन्नयन कैसे अपनी मां की बाहों में सुरक्षित है। ये दोनों पुत्र उनके, उन्नयन और उत्कर्ष, और यह पूरा परिवार जिसमें अनामिका जी हैं, उनके पति डॉक्टर बिंदु अमिताभ, उनके दोनों पुत्र और दोनों बहुएं अनामिका जी की। और यह एक और चित्र देखिए, और एक चित्र मैं पुनः उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक बार और देखें, क्योंकि उस चित्र को देखकर मुझे, हाँ यह चित्र है, वो यह चित्र है, मुझे इस चित्र को देखकर प्रसिद्ध शायर निदा फाजली जी का एक दोहा याद आ गया। ये चार लोग बैठे हैं, तो कैसे शायर अपनी बात करता है। शायर हो, कवि हो, वे तो बस कहीं से उन्हें कुछ प्रेरणा मिल जाती है, कोई ऐसी बात मिल जाती है, तो फिर उसे भी उसमें कुछ अपना एक्स फैक्टर डाल देते हैं अपने रचे में, चाहे वह कविता हो, दोहा हो, गजल हो, नज्म हो। तो इन चार लोगों को देखते हुए मुझे निदा फाजली जी का यह दोहा याद आ रहा था जब मैं इस कार्यक्रम को तैयार कर रहा था। तो मैं आप सभी के साथ उस दोहे को भी रखना चाहता हूं, निदा फाजली जी की। चार कबूतर शाम को बैठे थे चुपचाप। जो भी वक्त रहा हो, संभवतः यह किसी रक्षाबंधन का लग रहा है, अंदाज कर रहा हूं, या बर्थडे का हो सकता है। चार कबूतर शाम को बैठे थे चुपचाप, देखा तो बनने लगे भाई बहन माँ बाप। चार कबूतर शाम को बैठे थे चुपचाप, देखा तो बनने लगे भाई बहन माँ बाप। तो यह एक बेहद प्यारा दोहा। ऐसे ही एक और दोहा
सुनाता हूं, जब दोहे की बात हुई और निदा फाजली की बात हुई, और जब आज हम ममत्व पर ही बात कर रहे हैं, उसे हमने अनुष्टुप छंद से भी जोड़ा, उस ममता को, और ठीक ही जोड़ा। आप भी शायद सहमत हो। एक और दोहा निदा फाजली का, हालांकि उस समय आज जैसी सुविधाएं नहीं थी तकनीक की, व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जहां हम एक फोन पर, एक कॉल पर बात कर सकते हैं पूरे विश्व में वीडियो के साथ। तो बहरहाल उस समय जब ये सुविधाएं नहीं थी, तो यह शायर लिखता है, दोहा ही लिखता है। निदा फाजली ने कई दोहे भी लिखे हैं, आप जानते हैं। मैं रोया परदेस में, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। तो यह भी ममत्व की ही तो स्थापना है। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। ऐसे कई अनुभव, ऐसे कई इंट्यूशन हम सभी को होते रहते हैं। हम लोग परस्पर बातचीत में इसको साझा भी करते हैं, खास तौर से महिलाएं, माएं, कि कैसे उन्हें अपने किसी पुत्र की याद आई और फिर वो बेचैन हो गई और फिर बात की। तो चलिए, आज की यह कड़ी भी अब समाप्त हो रही है। तो ऐसे में एक और कविता सुनते हैं अनामिका जी की, और फिर इस कड़ी को विराम देंगे। कल एक नई कड़ी में फिर से हाजिर होंगे। अनुष्टुप संग्रह से ही उनकी यह कविता भी है, ब्लाउज। सुनिएगा। मेरा ब्लाउज मेरे बच्चे का गुल्लक है, मेरा ब्लाउज मेरे बच्चे का गुल्लक है। कहीं से भी घूमता टहलता हुआ आता है और बड़े निश्चिंत भाव से पोस्ट वहां कर जाता है। चकमक पत्थर, सीपी, सिगरेट की पन्नियां, खिलौनों के नट बोल्ट, सारे अखोर बखोर। कभी कभी मैं उबकर, कभी कभी मैं उबकर उसे मारने दौड़ती हूं। अक्सर तो वह भाग जाता है, और अगर कभी पिट गया तो सुकूर सुकूर रोता बिसूरता, नाक आंख सब रगड़ देता है ब्लाउज से। बेचारे ब्लाउज की नन्ही सी जान डर कर चिपक जाती है मुझसे, डर कर चिपक जाती है मुझसे। तो मित्रों, इन भावपूर्ण पंक्तियों के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है। आपका समय लिया, आप लोग जुड़े, अच्छा लगा। सरिता कुमार जी, अंशुमति जी, देवांशु पाल जी, और भी कुछ मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार कि आप लोग हमारे साथ इस देर रात भी बने रहे। और एक दो लोगों के नाम देख लेता हूं, कोई और छूट रहे हो शायद, किसी और जगह पर जाकर भी देखना होता है तो उसमें कुछ वक्त लगता है। तो आप सभी का हार्दिक आभार। अब हम लोग क्रमशः एक तरह से समझिए कि अब कुछ एक कड़ियों, कुछ अंतिम कड़ियों की ओर ही बढ़ रहे हैं। हमारे साथ देखिए उषा किरण जी भी जुड़ी हुई हैं, और भी कुछ लोग जुड़े होंगे। आप सभी मित्रों का आभार। और कुछ और कड़ियां करके फिर हम लोग इस एकाग्र को विराम भी देंगे। आप लोग जुड़े रहें, और जिन्होंने जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगेगा। और
आप सभी का स्नेह ही वह सूत्र है जिसके साथ हम लोग कभी भी कोई कार्यक्रम की योजना बना लेते हैं और अलस सुबह हो अंधेर रात हो कभी भी याद हम रखते हैं। जिद ही है जिसके कारण से यह सब संभव हो रहा है और उस जिद के मूल में आप सभी का प्यार ही है। सरिता कुमार जी लिख रही हैं, अच्छा लगा उनके विषय में जानना जिनके साथ बचपन में गुजारा था थोड़ा सा वक्त। वाह, शुक्रिया सरिता जी। और आप भी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें ताकि ये जो अलग अलग जगहों से लोगों से इनपुट्स हैं उनको एक समावेशित करते चलें हम लोग। यही कोशिश भी है कि आगे भविष्य में रिसर्चर्स के लिए उनके अध्येताओं के लिए आसान सी यह सामग्री उन्हें आसान ढंग से उपलब्ध हो सके। शुक्रिया, शुभ रात्रि।